रियल लाइफ में हमें एक वेरिएबल का सामना नहीं करना पड़ता। देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स दैट वी आर एक्चुअली गो थ्रू विद देम। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहीं पूछूं किसी से कि आपको क्या लगता है कि जो मार्क्स हैं वो किस वजह से बढ़ते हैं, क्या ऐसी वजूहात हैं कि आपके नंबर बढ़ेंगे? यकीनन आप में से बाजों का आंसर होगा कि स्टडी आवर्स बेहतर होने चाहिए, यानी कि ज्यादा पढ़ने वाले ज्यादा नंबर लेते हैं, नॉर्मली देखा गया आमतौर पे ऐसा ही होता है। इसके अलावा किसी का हो सकता है कि आंसर ये हो कि वो कहे कि आईक्यू लेवल बहुत मैटर करता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगी किसी चीज की तो खाक नंबर आएंगे। इसके अलावा टीचिंग मेथोडोलॉजी हो सकता है कोई कहे कि टीचिंग मेथोडोलॉजी बड़ा इम्पैक्ट हासिल डालती है इसमें, स्टूडेंट लायक हो, टीचर को पढ़ाना ना आता हो तो वो स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी की इन्वायरमेंट ऐसी हो कि उसमें ऐसी फैसिलिटीज दी गई हो कि स्टूडेंट्स उनसे गो थ्रू करने में अपने आप को हेजिटेट ना करें, और ऐसी फैसिलिटीज हों जो उसके लिए फायदेमंद हो। जाहिर बात है आजकल ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा सेटअप ही नहीं होगा लाइक इंटरनेट टाइप का, हम रिसर्च कर सकें, जान सकें कि चीजें क्या हैं, तो हमने खाक स्टडी करनी है, खाक जानना है चीजों के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर हैं, बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं जो कि अप्लाई होते हैं। तो इन फैक्टर्स को जब हम लेके चलते हैं रियल लाइफ फिनोमिना को, तो हमें मल्टीपल एनालिसिस का सामना करना पड़ता है। उसमें जो सबसे नुमाया नाम है वो है रिग्रेशन एनालिसिस का। ये करता क्या है और इससे क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी? फॉरमोस्ट डेफिनेशन होती है, क्योंकि डेफिनेशन के बगैर तो हम नहीं चल सकते, क्योंकि होता क्या चीज है। तो ऊपर इंग्लिश इंग्लिश लिखी हुई है, वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसका मतलब आपको बता आसान अल्फाज में, ताकि समझ लग जाए हमें ना। जब हम रियल लाइफ के फिनोमिना को टच करते हैं मल्टीपल वेरिएबल के लिहाज से, तो हम देखते हैं कि कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। रियल लाइफ में ऐसे हजारों एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको मार्क्स की एग्जाम्पल दी। आपकी डाइट और आपकी जो वेट है इसके दरमियान भी रिलेशनशिप है। ये जो रिलेशनशिप है ना, विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल अपॉन अदर, ये चेक होता है रिग्रेशन एनालिसिस। जाहिर सी बात है जब हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे तो हम उनके दरमियान रिलेशनशिप चेक करेंगे कि उनका लिंक कैसा है। क्या एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट आता है? फॉर मोस्ट क्वेश्चन हमारा रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से यही होता है। आज हम इन्हीं चीजों पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल अपॉन अदर वेरिएबल या वेरिएबल्स हो सकते हैं। अब जो वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है इसे हम नॉर्मली रिस्पॉन्स वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स हमने चेक करना होता है, और आम अल्फाज में उसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो वेरिएबल डिपेंड नहीं कर रहे होते या जो प्रिडिक्ट करते हैं इसकी वैल्यू को, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कंट्रोल्ड वेरिएबल। ये इनके कॉमन नेम है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया कि हमने डिपेंडेंसी चेक करनी है। उस डिपेंडेंसी में हमने देखा कि कौन कौन से वेरिएबल इंक्लूड हो सकते हैं। अब हम आ रहे हैं उन वेरिएबल की पहचान करने के लिए। रिग्रेशन एनालिसिस बेसिकली क्या करता है, ये एक इक्वेशन सेट करता है। इक्वेशन क्या करता है, ये बैलेंस करता है दो साइड्स को। इक्वल साइन होता है ना इक्वेशन में, तो ये बैलेंस करने के लिए यूटिलाइजेशन होती है। तो मैथमेटिकली हम क्या करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में, हम एक इक्वेशन सेट करते हैं। उस इक्वेशन की बिहाफ पे हम फोरकास्टिंग करते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में अगर ये स्टूडेंट इतनी अटेंडेंस ले, फॉर एग्जांपल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल अटेंडेंस है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारी स्टडी आवर्स है, तो हम ये सुजेस्ट कर सकते हैं कि वो फिर कितने नंबर लेगा खास उनकी वैल्यू सेट करने के बाद। जैसे कि मैं इस स्लाइड में आपको ये बात एक्सप्लेन करता हूं। ये y हैट इक्वल टू a प्लस बी एक्स सबको नजर आ रहा होगा, मैं इसको जरा हाईलाइट भी कर देता हूं। y हैट इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये है वो इक्वेशन
जहां हम इसको यूटिलाइज करके आने वाले दिनों के लिहाज से फोरकास्ट कर सकते हैं इस वैल्यू को, जो डिपेंड कर रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल्स पर। अगर फॉर ये है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, इसे साइंटिफिक नाम दिया जाता है इस इक्वेशन को। इसे सिंपल इसलिए कहते हैं कि इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब इसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे तो इस इक्वेशन को लिखा जाएगा y हैट इक्वल्स टू a प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू प्लस बी थ्री एक्स थ्री एंड अप टू सो ऑन बी एन एक्स एन, जितने आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखने हैं। ये कितने रखने हैं इस पे भी डिस्कशन करेंगे कुछ देर बाद जब मैं आपको काम कराता हूँ सॉफ्टवेयर पे। अब इस इक्वेशन में y हैट या y कैप जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और a और b जो है ये कांस्टेंट है। और इसी तरह अगर मेरे पास एक वेरिएबल और होता तो ये b1 x1 हो जाना था प्लस b2 x2, फिर मेरे पास एक और वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो जाना था। अब इसमें a और b जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस इक्वेशन में। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की एक वैल्यू अपने पास से जनरेट कर सकते हैं, एक्स की कोई वैल्यू, फिर ये देख सकते हैं कि इस y पे इसका कैसा इंपैक्ट पड़ता है। ये इसके फायदे हैं, हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जो a और b है ना, इसका बड़ा अहम किरदार है इस इक्वेशन में। ये दोनों जो हैं ये कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है डेटा सेट में। अब ये जो b है, द b1, इसे कहते हैं स्लोप या रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये क्या करता है, जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ये एक्चुअली एक्सप्लेन करता है इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को। और ये जो a है ये ग्राफिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्लेन करता है कि ग्राफिकली जो रिग्रेशन लाइन ड्रा करनी है वो कहां से पास थ्रू होगी, यानी कि इसे कहा जाता है y इंटरसेप्ट। मैं इस y इंटरसेप्ट को आपको नेक्स्ट स्लाइड से एक्सप्लेन करता हूं कि ये चीज क्या है। अगर मैं अभी सारी ऑब्जर्वेशन को प्लॉट करूंगा ना तो वो वैल्यूज इस तरह की आ जाएंगी। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। जब मैं y और x की स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट उसको प्लॉट करूंगा तो मैं वहां डॉट्स लगा सकता हूं। ये स्कैटर प्लॉट कहलाता है। ये ड्रा करना जरूरी नहीं, लेकिन दरअसल कॉन्सेप्ट समझने हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, स्लोप क्या होती है और वो ए क्या चीज थी उसके बारे में। अब ये कोई पॉइंट्स हैं, एक्चुअली ये क्या एक्सप्लेन करते हैं मैं जरा इसके बारे में बताता हूँ। ये वो वैल्यूज हैं एक्स और वाई। हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स हैं, एक y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर उसे प्लॉट किया जाए तो उसकी पॉइंट्स कुछ इस तरह स्कैटर कर रहे होंगे एक दूसरे से। अब आते हैं उस लाइन की तरफ। हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा y हैट इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। उसमें जो a था वो चीज थी y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट से मुराद ये है कि जो लाइन आपने ड्रा करनी है ऑन द बिहाफ ऑफ द डेटा सेट, जो सेंटर से पास आउट करती है, वो y के किस पॉइंट से टच करती है। ये जिस पॉइंट से टच करती है उसे कहते हैं a, और b जो है वो हमारे पास हेल्प करता है हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को बताने में। ये जो लाइन है बेसिकली जो मैंने ड्रा करी है, ये एक्चुअली रिग्रेशन लाइन है। हम रिग्रेशन लाइन के बिहाफ पे इसको ड्रा करते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, मकसद है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और इन चीजों को कुछ बेहतर तरीके से जानने का। अब जरा गौर करते हैं इन टर्मिनोलॉजीज के लिहाज से कि ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो पॉइंट है, जो डिस्टेंस है एक पॉइंट का दूसरे इस रिग्रेशन लाइन से, बजाहिर यहां मेरे पास 9 ऑब्जर्वेशन हैं, 8 सॉरी ऑब्जर्वेशन हैं। तो इन 8 का डिस्टेंस बताना इस लाइन से कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब हमारे पास बहुत ज्यादा वैल्यूज होना शुरू हो जाएंगी तो उन डिस्टेंस को हमने मेजर करना है कि वो कितना डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है बेसिकली ये एरर है। अब जो डिग्री ऑफ डिस्टेंस है ना इन सारी ऑब्जर्वेशन की,
वो एक्सप्लेन करती है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। हमें पता चला कि एक पॉइंट का, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट का रिग्रेशन लाइन से जो डिस्टेंस है वो एरर है। जितना ये कम होगा डिस्टेंस, इसका मतलब है कि एरर कम होगी, मतलब हमारे रिजल्ट्स एक्यूरेट आएंगे जब हम फोरकास्टिंग करेंगे आने वाले वक्तों के लिहाज से। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट हमें ये एक्सप्लेन करता है कि ओवरऑल डिस्टेंस ऑब्जर्वेशंस का रिग्रेशन लाइन से कितना है। अच्छा, इसका जो रिजल्ट है ना वो हमेशा पॉजिटिव आता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। ये 0 से प्लस इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू आ सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो उसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यूज ना ऑन एवरेज इतना दूर है लाइन से, जितना ये डिस्टेंस कम होगा उतना रिजल्ट बेहतर होगा। और सबसे बेहतरीन प्रिडिक्शन अगर हमने करनी है ना रिजल्ट्स की, तो वो रिजल्ट है कि जब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट जो है ना वो ये जो है ये 0 आ जाए। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, यहां कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं ए और बी के लिहाज से। मेरा ख्याल है कि अब हमें ए भी क्लियर हो गया कि ए वाई इंटरसेप्ट से क्या मुराद है। बी जो है ये हेल्प करता है रिग्रेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। ये कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। मैं बात कर रहा था स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट की कि उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं। एस एक्स वाई लिख के ना, ये नीचे नजर आ रहा होगा, एस एक्स वाई लिख के हम उसको एक्सप्रेस करते हैं सिंपल एस एक्स वाई से स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट को। जितना ये कम होगा उतना रिजल्ट बेहतर आएगा। बाकी फार्मूला लिखे हुए हैं, वो आप अप्लाई करना होता है, यहाँ से देख। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट मेरा ख्याल है यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये चीजें जो है ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हमने सॉफ्टवेयर में काम करना है ना, तो वहां तो डायरेक्ट रिजल्ट्स आते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये हमारी वहां हेल्प करेंगी ये जानने के लिए कि हमारी प्रिडिक्शन या हमारे रिजल्ट्स या हमारे वेरिएबल जो हमने इंक्लूड किए हैं वो कितना बेहतर है, कितने अच्छे हम रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट जान लिए, अब हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये बताता है कि इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। ये परसेंटेज में एक्सप्लेन करता है अपने रिजल्ट्स को। अभी देखिए इस लाइन पे अगर आपको नजर आ रहा है, अगर मैं इसे बड़ा कर सकूं इस तस्वीर को तो शायद बेहतर होगा। ये जरा देखिएगा कि हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है जो इस लाइन पे ड्रा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये बताता है कि जो रिग्रेशन लाइन एवेल्युएट की है डेटा सेट से, उस पे कितने पॉइंट्स डेटा के लाई कर रहे हैं। जितने ज्यादा वैल्यूज इस लाइन पर लाई करेंगे उतना रिजल्ट बेहतर आएगा। अब मैं जरा इसकी रेंज बताता हूं। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आंसर एग्जामिनेशन हाल में हमें पता चल जाएगा अगर हम बैठे हुए उसे कर रहे हैं। इसका रिजल्ट हमेशा 0 से 1 के दरमियान आता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम परसेंटेज में एक्सप्लेन करते हैं। जितनी ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होगी उतना बेहतर हमारा मॉडल रन होगा, यानी कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो y को उतने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे होंगे। और जितना स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट कम होगा हमारा रिजल्ट उतना बेहतर आएगा।